चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आज और रेशियो एनालिसिस चैप्टर है। तो रेशियो एनालिसिस में तुम लोगों को करना क्या है, विद द हेल्प ऑफ द रेशियोज तुम लोगों को अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को डायग्नोसिस करना पड़ता है। तो बेसिकली तुम लोगों के सिलेबस में डायग्नोसिस पार्ट नहीं है। डायग्नोसिस करने का मतलब क्या हुआ, तुमको इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। तुम लोगों के सिलेबस में क्या है, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, फॉर्मूलाज अप्लाई करो और आंसर निकाल के दे दो, दैट्स इट। तो बेसिकली बस ये ध्यान रखना, रेशियो एनालिसिस जब भी आप करोगे तो रेशियो एनालिसिस में रेशियो को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो रेशियो को प्रेजेंट करने का तरीका आपने समझेंगे अकॉर्डिंग टू द जो रेशियोज डिस्कस करते जाएंगे वैसे ही। तो बेसिकली ध्यान रखना, रेशियो एनालिसिस करते समय हम बेसिकली 4 एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं। पहला पार्ट इज द लिक्विडिटी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में ऑर्गेनाइजेशन अपने लाइबिलिटीज को, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर सकता है कि नहीं पे कर सकता है। दैट इज द लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं, उनके बेसिस पे हम लोग उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपने पास आता है सॉल्वेंसी रेशियोज, दैट आर द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, मतलब उसके बेसिस पे हम लोग ये चेक करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए कैपेबल है कि नहीं। एक पार्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है वो हम चेक करते हैं उसके बेसिस पे। एंड नेक्स्ट पार्ट इज द एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मेन पार्ट इज द टर्नओवर। टर्नओवर जितना ज्यादा होगा तुम्हारा प्रॉफिट अकॉर्डिंगली टर्नओवर पे ही डिपेंड करता है, सेल्स पे ही डिपेंड करता है। तो अब बेसिकली क्या हुआ, अगर टर्नओवर ज्यादा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो टर्नओवर अचीव करने के लिए हम बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक डेटस को अपने क्रेडिट में जो गुड्स बेचते हैं वो क्या है, इन्वेस्टमेंट इन डेटस ही तो है। भाई ले जाओ तुम गुड्स, 3 महीने बाद पैसा देना, तो इन्वेस्टमेंट इन डेटस है, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, हम लोग स्टॉक ला के रख लेते हैं, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ही तो हो रहा है, स्टॉक ला के रखते ही तो बिक नहीं जाता है, तो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं ना। तो बेसिकली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, उससे कितना बेनिफिट डिराइव हो रहा है, मतलब बेसिकली टू अचीव द सेल्स हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि वो कितना परफॉर्म कर रहा है टू अचीव द सेल्स, राइट। तो बेसिकली ये 4 एक्टिविटीज है जिसके बेसिस पे हमें रेशियोज को चेक करना है, राइट। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिखा हुआ है, जनरल रीडिंग दे देना। लिमिटेशंस में 2-3 लिमिटेशंस लर्न कर लेना, 2 to 4 लिमिटेशंस लर्न कर लेना। एडवांटेजेस 2 से 4 एडवांटेजेस लर्न कर लेना, ठीक है। उसके अलावा स्पेसिफिकली इस पीडीएफ में हम तुम लोगों का आईएससी का और सीबीएसई का स्पेसिफिक क्वेश्चंस डाल दिया है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है एटसेट्रा विद आंसर्स है, जैसे तुम लोगों को कैस्ट्रो में दिया था। तो बेसिकली अपने इसमें आ जाओ, रेशियोज अगर हम लोग चेक करते हैं और अभी जो इसमें रेशियोज एटसेट्रा हम दे रहे हैं ना, वो स्पेसिफिकली तुम लोगों का जो सिलेबस में डाला गया उसी से लेके दिया है, ठीक है। जैसे पहला तुम लोगों का नोट था तो हम अपना पूरा कंसेप्ट दिया था, यहाँ पे स्पेसिफिक एकदम एग्जाम ओरिएंटेड दे रखा है। लिक्विडिटी रेशियोज अगर हम लोग चेक करते हैं तो लिक्विडिटी रेशियोज चेक करने का हमारा मोटिव क्या रहता है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटिस्फाई कर सकता है ये हम लोग चेक करते हैं। इसको ऑलवेज किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, रेशियो को एक्सप्रेस करने का तरीका भी होता है। देयर आर 3 ways टू एक्सप्रेस द रेशियोज। वन इज हम 40% बोले, दैट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द रेशियो, क्योंकि परसेंट भी रेशियो ही है। समथिंग 2 वेरिएबल्स अगर एक दूसरे के वे में एक्सप्रेस किया जाए, जैसे a बाई बी, तो दैट इज द रेशियो। अब a बाई बी जब भी लिखोगे इनटू 100 कर दोगे परसेंट आ जाएगा। सिंपली अगर अपने सपोज कर लो 10 डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दैट इज अ टाइम्स, रेट्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है, राइट। और उसके अलावा एक प्योर फॉर्म ऑफ द रेशियो होता है, a बाई बी मतलब a:b होता है, राइट। तो रेशियो को हम 2:3 भी लिख सकते हैं, रेशियो को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, रेशियो को हम क्या कर सकते हैं 2/1 इंटू 100 भी कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली रेशियो को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके होते हैं, प्योर फॉर्म, प्रपोर्शंस में रहता है। तो लिक्विडिटी रेशियोज ऑलवेज आप प्रपोर्शंस में एक्सप्रेस करते हो। प्रपोर्शंस मतलब a:b, राइट। मतलब सपोज कर लो 2:3, इन दिस वे रेशियो को एक्सप्रेस करना है। बेटर रहेगा ऑलवेज तुम लोग क्या करना है, जब भी लिक्विडिटी रेशियोज एक्सप्रेस करे तो बेसिकली 2 मतलब लास्ट में 1:1 में एक्सप्रेस करना उसको, ठीक है। तो बेसिकली ऑलवेज 1 में एक्सप्रेस करना। अब बात आती है सर लिक्विडिटी रेशियोज में हमारे पास कौन कौन से रेशियोज अवेलेबल है। लिक्विडिटी रेशियोज में तुमको 2 रेशियोज चेक करने हैं। वन इज द करंट रेशियो। करंट रेशियो बेसिकली क्या हो गया, तुम्हारा करंट ऑब्लिगेशंस को पे करने की एबिलिटी को बताता है।
मतलब आप करंट ऑब्लिगेशन, करंट लाइबिलिटीज को पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये रेशियो इसी चीज को डिफाइन करता है। एंड इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, याद है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस रेशियो इज 2:1। स्टैंडर्ड फॉर्म 2:1 अच्छा माना जाता है। तो करंट रेशियो इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो यार मेरे को इतना लगता है कि तुम लोगों को ये पता होगा कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आएंगी। कुछ स्पेसिफिक पार्ट है जो समझ लो। जैसे बेसिकली करंट एसेट्स अगर अपने ले तो देखो यहाँ पे हम लिख दिया है, क्या क्या है लिखा, क्या है ये तुम लोग का सिलेबस से लिया गया है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज। लेकिन इन्वेंट्रीज लेते समय आप क्या क्या चीजों को नहीं लोगे? इन्वेंट्री इंक्लूड्स स्पेयर पार्ट्स एज वेल एज द लूज टूल्स। बट जब भी आप करंट रेशियो निकालोगे तो दैट इंक्लूड्स ओनली रिलेटिंग टू द गुड्स। तो लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे नहीं लिए जाते हैं, ये ध्यान रखना। एंड इसके साथ साथ ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक एटसेट्रा सब चीज लोगे। करंट लाइबिलिटीज में भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जितनी भी करंट लाइबिलिटीज होती है सारी ले लोगे। बट एक पॉइंट और है ट्रेड रिसीवेबल से रिलेट करके, जो हम लोग देखो यहाँ पे हम दिया है तुम लोगों को। करंट रेशियो इंक्लूड्स नेट डेटर्स। करंट रेशियो में जब आप डेटस लेते हो ना तो वो नेट डेटस होता है। और नेट डेटस का मतलब क्या होता है? डेटस लेस पीबीडीडी। डेटस में से पीबीडीडी लेस कर देना, उसको थोड़ा सा फुल कर दे। डेटस में से पीबीडीडी लेस कर देना, तब वो जो अमाउंट आएगा उस डेटस को बोला जाता है नेट डेटस। करंट रेशियो में डेटस जो लोगे, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो में जो डेटस लोगे वो रेशियोस क्या होगा? वो रेशियो हम लोगों का नेट डेटस होगा, मतलब आफ्टर पीबीडीडी होगा। ये ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे गलती करते रहते हैं। अभी के क्लासेस में क्या है ना, तुम लोग का ऐसा नहीं है कि रेशियोस किया हुआ नहीं है, सबका किया हुआ है। ये सब फाइन पॉइंट्स पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना है। जब भी आप करंट रेशियो या लिक्विड रेशियो, मतलब लिक्विडिटी रेशियोज में डेटस लोगे, दैट शुड बी द नेट डेटस। एंड नेट डेटस का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस डेटस लेस पीबीडीडी। अगर पीडीडी हो वो भी लेस हो जाएगा। लेकिन डेटस का यूज एक जगह और लगता है, दैट इज, तो कौन से रेशियो में यूज लगता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। वहां पे जो डेटस लिया जाएगा वो ग्रॉस डेटस होगा। ठीक है, तो देखो इसमें दोनों पॉइंट लिखा हुआ है कि आप करंट रेशियो लोगे तो डेटस शुड बी नेट डेटस, व्हाइल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जब लोगे तो इन सच अ केस दैट इंक्लूड्स ग्रॉस डेटस। ठीक है, ओके। और अदर करंट एसेट्स में जनरली तुम्हारे पास सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम्स रहेंगी और एक्स्ट्रा से तुमको जज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अदर करंट एसेट्स में बहुत कुछ हो सकते हैं। लेकिन करंट रेशियो निकालने के लिए रिस्ट्रिक्टेड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम को ही कंसीडर किया गया है। और जनरली क्या होता है, तुम लोगों से कुछ प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, ये बताओ ये रेशियो ऑल्टर होगा कि नहीं होगा, ये रेशियो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ये बताओ। तो उसके लिए तुमसे जो प्रॉब्लम्स पूछी जाएगी वो स्पेसिफिकली 3 रेशियोज पे ही पूछी जाती है। वन इज द करंट रेशियो, अनदर वन इज द लिक्विड रेशियो एंड थर्ड वन इज द डेट इक्विटी रेशियो। इन 3 रेशियो से रिलेटेड कर प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि बताओ ये रेशियो में चेंज क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हम लिख दिए है। अब अपने आते हैं स्पेसिफिकली लिक्विड रेशियो भी एक बार डिस्कस कर दे लेते हैं। लिक्विड रेशियो का नाम 3 नाम है, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है? इसमें सिंपल सा चीज ध्यान रखना, ये रेशियो ये डिफाइन करता है इमीडिएट अगर मेरे को पे करना हो कोई लाइबिलिटी तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो इमीडिएट पेमेंट का बात होती है, जो कैश मेरे पास रेडिली अवेलेबल है उसी से तो इमीडिएट पे कर सकेंगे। एंड रेडिली अवेलेबल कैश मींस लिक्विड एसेट, जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, तभी तो हम तुरंत लाइबिलिटी का पेमेंट कर पाएंगे। तो बेसिकली लिक्विड एसेट लेना पड़ेगा, मतलब आपका फॉर्मूला सिंपली थोड़ा सा चेंज होगा। इन प्लेस ऑफ करंट एसेट यू शुड कंसीडर लिक्विड एसेट। एंड लिक्विड एसेट्स लेते समय लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिक्विड एसेट्स का सिर्फ फॉर्मूला समझना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल करंट एसेट्स, इसमें से इन्वेंट्रीज हटा देना और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हटा देना। मतलब यू कैन से करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस क्लोज स्टॉक इज इक्वल टू लिक्विड एसेट। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जो इन्वेंट्रीज आप ले रहे हो ना, ये इन्वेंट्री तुम्हारे पास सब में तो ओपनिंग स्टॉक भी होगा, तुम्हारे पास तो सब में क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टॉक ले, ओपनिंग ले, क्लोजिंग ले या एवरेज ले? विच वन कुशल? एक सेकंड का टाइम लो। क्लोजिंग, देखो लग रहा है एवरेज लेते हैं। यही लास्ट टाइम में यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो इन्वेंट्री होगी दैट शुड बी द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। मतलब यहां पे भी जो इन्वेंट्री होगी वो कौन सी इन्वेंट्री होगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री ही होगी।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अब अपने एक काम करते हैं, करंट रेशियो से रिलेटेड कुछ सम्स करते हैं। लाइक सबसे पहले तो चेंज जो हो रहा है वही वाला सम करते हैं। इसमें आ जाओ, पॉइंट नंबर 6, सम नंबर 6। सम नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, बोल रहा है करंट रेशियो 2:1 है। आपको बताना है विथ रीजंस, विथ रीजंस या हम लोग विथ एग्जांपल्स ले लेंगे यहां पे कि ये रेशियो इंप्रूव करेगा कि रिड्यूस करेगा कि नॉट ऑल्टर करेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए ना, तुमको सबसे पहले ये कंसीडर करना है कि ये जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो में ही आपको करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को कंसीडर कर लेना है। कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोग बोले सर हम कुछ और एज्यूम कर रहे हैं, वो कुछ और एज्यूम कर रहा है, तुम्हारा आंसर आना चाहिए ये रेशियो इंप्रूव हो रहा है। तो कुछ भी एज्यूम करो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लेकिन रेशियो 2:1 में एज्यूम करेंगे। तो जैसे ये एज्यूम करते समय यहां डेटा देख लेना, क्योंकि यहां भी इंफॉर्मेशन दी रहती है। तो डेटा जो दिया हुआ है उसमें 2:1 के रेशियो में फिट करने के लिए क्या हम 20,000 10,000 ले सकते हैं? आराम से ले सकते हैं। तुम चाहो तो 2 लाख 1 लाख ले लो, तुम चाहो तो कुछ और रेशियो ले लो, 50,000 25,000 ले लो, रेशियो 2:1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट करंट एसेट्स, यहां पे एज्यूम कर ले रहे हैं लेट करंट एसेट्स बी 20,000 एंड करंट लायबिलिटीज बी 10,000। तो ये एज्यूम कर लिया हमने। आगे मूव ऑन करना है। आगे मूव ऑन करते समय हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, नंबर 1, मेरे को बोला गया है कि आपने कुछ करंट लायबिलिटीज का रीपेमेंट किया है। तो रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज मैंने एज्यूम किया रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज का रीपेमेंट कितना, सम नहीं बोल रहा है, तो अगेन कुछ अज्यूम करते हैं। तो अज्यूम ऐसा अमाउंट करना, तुमने करंट लायबिलिटी इन टोटल 10,000 ली है, उसके अंदर का ही कोई अमाउंट अज्यूम करना, सपोज कर लो। और अच्छा ऐसा अमाउंट अज्यूम करना कि रेशियो ढंग का आ जाए। तो क्या अज्यूम कर रहे हैं ना, तो हम लोग वैसे ही अज्यूम करते हैं, 5,000 रुपये अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, अज्यूम किया रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज ₹5,000। आपके पास डेटा अवेलेबल है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी का 20,000 बाई 10,000। इफ आप करंट लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो इन सच अ सर्कमस्टेंसेस देवांश क्या होगा, इफेक्ट क्या आएगा करंट एसेट्स पे और करंट लायबिलिटीज पे? कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, तुम ये बोलना चाहता है। तुम बता नितेश, क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे ये तो इसके लिए तुमको अकाउंट्स पढ़ने का जरूरत नहीं है, तुम अपना कॉमन सेंस अप्लाई करो ना। तुम दुकान में बैठा है, तुम्हारा क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स को पैसा देना है, तो तुम गले से जैसे ही पैसा निकालेगा तो कैश तो कम हो जाएगा और क्रेडिटर्स भी तो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश करंट एसेट्स है वो भी कम होगा और करंट लायबिलिटीज भी कम होगा, राइट ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरा यहाँ पे 5,000 रुपया से कैश भी कम हो गया, 5,000 रुपया से मेरी करंट लायबिलिटीज भी रिड्यूस कर गई। तो ऐसा करते ही मेरा अमाउंट आया 15,000 बाई 5,000 एंड इसके चलते रेशियो कन्वर्ट हो गया 3:1 में। डिनोमिनेटर 1 के टर्म में रखना ऑलवेज, तो तुमको पता चल जाएगा रेशियो इंप्रूव कर रहा है कि रिड्यूस कर रहा है। रेशियो पहले क्या था, 3 टाइम्स था, 3:1 मतलब 3 टाइम्स, नहीं सॉरी 2:1 मतलब 2 टाइम्स था, नाउ इट्स बिकम्स 3 टाइम्स, मतलब रेशियो इंप्रूव करेगा। तो रेशियो विल इंप्रूव, बस इतना लिख के छोड़ देना, रेशियो विल इंप्रूव। और कुछ भी अमाउंट अज्यूम करो, सपोज करो तुम बोलेगा नहीं सर हम 5,000 नहीं 6,000 अज्यूम करेंगे, 8,000 अज्यूम करेंगे, कुछ भी अज्यूम करो, रेशियो इंप्रूव ही करेगा, रेशियो विल इंप्रूव। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर 2। नंबर 2 पोर्शन मुझे क्या दिया हुआ है, सेल ऑफ स्टॉक जिसका कॉस्ट 10,000 था, मैंने उसे 11,000 में बेच दिया। यहां पे डेटा दिया हुआ है तो डेटा अज्यूम नहीं करना है। तो यहां पे देखो हुआ क्या, करंट एसेट्स मेरे पास एंड करंट लायबिलिटीज जो थी पहले से 20,000 और 10,000 तो है। अब हम लोग बात करते हैं सिंपली डेटा देख के, यही देखना कि करंट एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, करंट लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मैंने जैसे ही यहां पे डेटा लिया, मेरे को दिखा मेरा स्टॉक कम हुआ है 10,000 से, तो मैंने गुड्स को बेचा है कैश में, क्योंकि क्रेडिट तो कहीं बोला नहीं है, तो मेरे पास 11,000 रुपया कैश आया है। तो कैश भी करंट एसेट्स है और स्टॉक भी करंट एसेट्स है।
मतलब देयर इज नो इंपैक्ट ऑन करंट लाइबिलिटी, राइट। तो करंट एसेट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा? स्टॉक मेरे पास से चला गया और कैश मेरे पास आ गया। कैश जो मेरे पास आया वो 11,000 था, राइट ना, यही हुआ ना। तो मतलब अल्टीमेटली मेरा अमाउंट आ गया 21,000 बाई 10,000 एंड रेशियो बन गया 2.1:1। मतलब अगेन रेशियो विल इंप्रूव। नेक्स्ट मूव कर जाओ, थर्ड वन। थर्ड वन क्या पूछ रहा है? स्टॉक बेचा गया 5,000 क्रेडिट में बेचा गया। ये डायरेक्ट आंसर दो ना, क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? लक्ष्य करके बताएगा, बस इसका आंसर तुम डायरेक्ट दे सकता है। यार इस रिस्क है ही नहीं इसमें, एग्जाम में करके ही बताना, लेकिन अभी अपने डायरेक्ट दे सकते हैं। देखो क्या हुआ, स्टॉक 5,000 का माइनस होगा, डेटस 5,000 का प्लस होगा, मतलब कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट ऑल्टर, राइट ना, नॉट ऑल्टर होगा रेशियो। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, यहीं पे लिख ले रहे नॉट ऑल्टर। नेक्स्ट आओ, आपने ऑफिस फर्नीचर बेचा जिसकी बुक वैल्यू 4,000 थी एट अ लॉस ऑफ ₹3,000। एडजस्टमेंट नंबर 4 कर रहे हैं अपने। करंट एसेट्स 20,000 का था, करंट लाइबिलिटीज 10,000 की थी। अब ध्यान दो, आपने 4,000 का फर्नीचर 3,000 के लॉस में बेचा, तो इसके चलते वेदांत क्या इफेक्ट पड़ा करंट एसेट्स में और करंट लाइबिलिटीज पे? नंबर 4, सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 4,000, लॉस 3,000 के लॉस पे बेचा गया है, तो इफेक्ट क्या है? करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज पे। हम्म 1,000 का इफेक्ट आएगा, कहाँ पे आएगा? कहीं से चिटिंग किया है क्या? क्या इफेक्ट होगा? करंट एसेट बढ़ जाएगा 1,000 से। यहाँ पे देखो क्या हुआ, बुक बुक वैल्यू फर्नीचर 4,000 का बेचा गया, फर्नीचर इज नॉट अ करंट एसेट्स, नीदर अ करंट लाइबिलिटी, इग्नोर, कोई मतलब ही नहीं है। लॉस हुआ है 3,000 का, लॉस भी करंट एसेट्स नहीं है, करंट लाइबिलिटी नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन भाई 4,000 का चीज 3,000 के लॉस में बेचे तो 1,000 में तो बेचे, तो 1,000 कैश में बेचे होंगे, तो कैश तो आया, कैश इज द करंट एसेट्स, करंट एसेट्स विल इंक्रीज। तो करंट एसेट्स यहां पे मेरा 1,000 रुपये से बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली ये 21,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10,000। इसका मतलब रेशियो विल बी 2.1:1, मतलब रेशियो विल इंप्रूव। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जनरली सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा पूछता है ना, तुम लोग ज्यादा पूछता है ना, तुम लोग भी पूछता है, तो अच्छा है, कर तो रही है। और डब्ल्यूबी में अच्छा चलो जल्दी से क्विक रेशियो का भी एक ऐसा सम करते हैं। नंबर 8, अच्छा देखो क्विक रेशियो में भी 2:1 ही, 2:1 वाला नहीं लेते, 7th नंबर करते हैं, 4:5 रेशियो। सॉरी ये करंट रेशियो है, चलो 8th नंबर ही करते हैं। ऊपर हम 4:5 रेशियो लेके जा रहा था। अच्छा क्विक रेशियो 2:1 है, मतलब अगेन हम लोग अज्यूम करेंगे लिक्विड एसेट्स ₹20,000 एंड करंट लाइबिलिटीज ₹10,000, ये अज्यूम किए हैं। अब अकॉर्डिंगली मूव ऑन करते हैं। हमने सप्लायर को पेमेंट किया, क्या अज्यूम कर ले, कुछ अमाउंट अज्यूम करना पड़ेगा। भाई 10,000 का तो करंट लाइबिलिटीज ही है। सम नंबर 8, लिक्विड एसेट्स मतलब होता है अपने पास लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, दैट इज 20,000 बाई 10,000, ये लिया हुआ है। अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे हम तुम लोगों को बोला था कि करंट रेशियो का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज 2:1,
तो देवांश, क्या लिक्विड रेशियो का भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है? एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना ये सब। यस, इट्स 1:1। लिक्विड रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1:1, ध्यान रखना ये। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये अच्छा माना जाता है रेशियो। अब आ जाओ नेक्स्ट वन, अपने जो सम्स कर रहे थे, तो सम्स में हमने अज्यूम किया पहला केस हमने अज्यूम किया है कि हमने करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट किया है, कितने का? 5,000 का। तो लिक्विड एसेट्स में भी तो करंट एसेट्स आता ही है, तो करंट एसेट्स मतलब कैश आता ही है। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, 20,000 माइनस 5,000, कैश भी कम करेगा, साथ साथ 10,000 में से 5,000 की लाइबिलिटीज को भी कम करेगा। मतलब अल्टीमेटली हो जाएगा 15,000 बाई 5,000, दैट इज 3:1। रेशियो विल इंप्रूव, यही होगा। नेक्स्ट सिचुएशन नंबर 2। नेक्स्ट सिचुएशन इज व्हाट? नेक्स्ट सिचुएशन सम्स में दिया हुआ है कि भाई आपने गुड्स क्रेडिट में खरीदा, ठीक है। तो इसमें भी अज्यूम कर रहे हैं गुड्स जो क्रेडिट में खरीदा गया है वो ₹5,000 का खरीदा गया है, ये अज्यूम किया है आपने, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000, तुम कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। तो यहां पे मेरा रेशियो था 20,000 बाई 10,000। अब इसमें डेटा पुट करते हैं। लाइक दिविशा, एक बार थोड़ा सा बता क्या होना चाहिए। सम देखना, तेरे पास सम है, ये रहा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट जिसको हम अज्यूम कर लिया है 5,000। अब यहां पे क्या इफेक्ट होगा? करंट लिक्विड एसेट्स में क्या इंपैक्ट आएगा? माइनस करेंगे, ठीक है। स्टॉक खरीद रहे हैं, माइनस करेंगे। देखो लिक्विड एसेट्स में स्टॉक होता ही नहीं है, जब स्टॉक है ही नहीं तो स्टॉक का प्लस माइनस कुछ नहीं होगा वहां पे, ठीक है ना। स्टॉक है क्या वहां पे? नहीं है, जब है ही नहीं तो क्यों प्लस माइनस, कुछ नहीं करना है। लेकिन हमने खरीदा कितने में? 5,000 के क्रेडिट में खरीदा है, तो क्रेडिटर्स तो इंक्रीज करेगा। तो क्रेडिटर्स इंक्रीज करेगा मतलब 5,000 से लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 15,000, रेशियो डिक्रीज करेगा। वैसे एक चीज ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर सिर्फ इंक्रीज करता है तो रेशियो इंप्रूव करता है, न्यूमरेटर रिड्यूस करता है तो रेशियो रिड्यूस करता है, और डिनोमिनेटर के साथ उल्टा कहानी है। डिनोमिनेटर सिर्फ इंक्रीज करता है तो रेशियो क्या करता है, रिड्यूस कर जाता है, और डिनोमिनेटर सिर्फ इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है तो रेशियो क्या हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है। स्टॉक तुम लिया है लिक्विड एसेट में ऑन क्रेडिट, दैट इज अ स्टॉक। तो स्टॉक क्या लिक्विड एसेट्स का पार्ट होता है? नहीं होता है। जब स्टॉक पार्ट ही नहीं होता है तो उसको हम लोग कंसीडर ही क्यों करें? वाह, तुमको यही नहीं पता तो तुम किया कैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन? वन 1.33:1 रेशियो विल रिड्यूस। नेक्स्ट आओ, इसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट वन इज सेल ऑफ स्टॉक ₹6,000 फॉर ₹5,000। 6,000 का सामान 5,000 में बेचे हैं, तो इसका इंपैक्ट क्या होना चाहिए? 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000। देखो ध्यान दो, आपने 6,000 का स्टॉक 5,000 में सेल आउट किया, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास से स्टॉक चला गया 5-6,000 का, राइट। स्टॉक तो आता ही नहीं है क्विक एसेट में, जब वो क्विक एसेट्स का पार्ट ही नहीं है, मतलब उस क्लासरूम में स्टॉक है ही नहीं, तो हम स्टॉक का आना और जाना काउंटिंग क्यों करेंगे? करेंगे क्या? क्लासरूम में स्टॉक है ही नहीं, मतलब स्टॉक नाम का स्टूडेंट नहीं है, तो वो आया गया मेरे को मतलब ही नहीं है, क्लासरूम में वो आएगा ही नहीं, क्लासरूम से जाएगा ही नहीं, राइट। तो क्विक एसेट्स के लिए स्टॉक नहीं लिया जाता है, तो स्टॉक गया मतलब ही नहीं है मेरे को। लेकिन क्या हुआ, 5,000 में बेचे ना, तो 5,000 में बेचे तो कैश तो आया, तो कैश तो पार्ट है, तो कैश ऐड कर दो। तो इसका मतलब हमने क्या किया, यहां पे 5,000 का कैश ऐड कर दिया, बस इतना ही तो इफेक्ट है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 25,000 डिवाइडेड बाई 10,000, and the ratio will be 2.5:1, मतलब रेशियो विल इंप्रूव। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट नहीं है, अच्छा 2 पार्ट है। नेक्स्ट वन,
सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 10,000 थी, आपने उसे 3,000 के प्रॉफिट पे बेचा है। चलो ये तुम लोगों से पूछा जाए, देख लो, 10,000 का ऑफिस फर्नीचर आपने 3,000 के प्रॉफिट में बेचा, मतलब अल्टीमेटली मेरे पास अभी जो रेशियो था 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000 था, राइट, 2:1। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ना चाहिए, तुम बता दिव्यांश। 7,000। मतलब 7,000 आएगा जो प्लस करेंगे, राइट ना। कैश तो 7,000 ही आएगा, प्रॉफिट में बेचते हैं तो प्रॉफिट में तो बेचने से नुकसान होता है। ऑब्वियस बात है, 10,000 का सामान को 3,000 प्रॉफिट में बेचेगा तो 13,000 आएगा, राइट। तो 13,000 आएगा, मतलब प्लस कितना होगा यहाँ पे, 13,000। और कोई इफेक्ट नहीं है, फर्नीचर जा रहा है उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे अमाउंट हो गया 33,000 डिवाइडेड बाई 10,000, दैट मीन्स 3.3:1 रेशियो विल इंप्रूव। लक्ष्य, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश क्विक रेशियो है, अब मत बोलना सर करंट रेशियो था, डिक्रीज होगा, स्टॉक नहीं लेंगे। अच्छा, यहां पे बेसिकली क्या होगा कि अपने 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000 ले रहे हैं, जिसमें मेरे पास स्टॉक आया, लेकिन स्टॉक से कोई मतलब ही नहीं है क्विक रेशियो में, लेकिन कैश चला गया, जो हम अज्यूम कर रहे हैं 5,000 है, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 10,000, मतलब अल्टीमेटली 1.5:1 रेशियो विल रिड्यूस, राइट। क्या बोल रहे हैं, फिर तुम बदमाशी चालू कर रहे हो, वास्तु दोस्त है, तुम पीछे बैठ जाओ जाके। अरे बट करवाना तो हमको तो सभी पड़ेगा ना। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो एंड क्या क्या रेशियोज है तुम लोगों के सिलेबस में, पहले ये ले रहे हैं। नंबर 1 पार्ट इज तुम लोगों के सिलेबस में जो रेशियो है दैट इज डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी बोल दो, डेट इक्विटी बोल दो। वैसे एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी रेशियोज में अगर इस तरह दिया रहता है A/B रेशियो, मतलब होता है A डिवाइडेड बाई B, A इज द न्यूमरेटर, B इज द डिनोमिनेटर। यहाँ पे डेट टू इक्विटी बोला है, मतलब डेट टू इक्विटी मतलब क्या होगा, डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी। तो वे डेट इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दो, डेट इक्वल टू अगर अपने बात करेंगे तो डेट मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, मतलब एनी काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मतलब क्या हो गया, जैसे तुम लोग प्रोविजन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर्स भी काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, लेकिन उसको अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग से साथ ही रखते हैं, तो वो सब प्रोविजंस लेना है। अब उसके बाद आती है सर बात, इक्विटी में क्या लेंगे। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, शेयर होल्डर्स फंड। तुम लोग तो बैलेंस शीट भी बनाया है कंपनी का, तो उसमें शेयर होल्डर्स फंड रहता था ना, तो शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस पूरा लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो। शेयर होल्डर्स फंड मतलब क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और नॉन करेंट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं अपने, देखो नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अगर ये अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, समझ लो, अगर हम लोग नॉन करंट एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल कर दे तो ये होता है कैपिटल इंप्लॉयड। फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिक्स एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब यू कैन से नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये सब थोड़ा सा टेक्निक्स याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होगा ना, हम तुमको दे देंगे वर्किंग कैपिटल और हम तुमको दे देंगे नॉन करंट एसेट्स। अब तुमको बोला जाएगा यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड क्या है निकालो, तो कैपिटल इंप्लॉयड तुम सोचेगा कैसे निकलेगा, कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला तो फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है ना। तो बेसिकली नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल करो तो भी तुमको क्या मिलने वाला है, कैपिटल इंप्लॉयड मिलने वाला है, राइट। और कैपिटल इंप्लॉयड मतलब क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड जो होता है, देखो हम यहां पे समझाया था, कैपिटल इंप्लॉयड मतलब क्या होता है, सोर्सेज होता है, मतलब जो पैसा आ रहा है कहाँ इन्वेस्ट होता है, वो एसेट्स में। देखो कैपिटल इंप्लॉयड मतलब ओनर का पैसा होता है, कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स,
ये सोर्स होता है जो अप्लाई कहाँ पे होता है, फिक्स एसेट्स में प्लस वर्किंग कैपिटल में। तो दिस इज द वे टू कंप्यूट कैपिटल इंप्लॉयड। दो तरीके से कैपिटल इंप्लॉयड निकलता है। वन इज द एसेट साइड से अगर तुम कैपिटल इंप्लॉयड निकालो तो दिस इज द फॉर्मूला, लाइबिलिटी साइड से निकालो तो दिस इज द फॉर्मूला, मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो अगर हम कैपिटल इंप्लॉयड निकालना चाहें, नहीं शेयर होल्डर्स फंड निकालना चाहें, तो हम ये कर सकते हैं ना, कैपिटल इंप्लॉयड में से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हटा दो, तुमको क्या मिल जाएगा? कैपिटल इंप्लॉयड में से अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हटा दे तो हम लोग को क्या मिलेगा? शेयर होल्डर्स फंड। देख लो यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल इंप्लॉयड है, कैपिटल इंप्लॉयड में एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स ही तो है। तो अगर अपने कैपिटल इंप्लॉयड में से लॉन्ग टर्म लोन्स हटा देते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हटा देते हैं, तो मेरे को क्या मिलेगा? शेयर होल्डर्स फंड। तो इसलिए देखो फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, एग्जैक्टली फॉर्मूला लर्न कर लो या थोड़ा सा समझ के लर्न करो तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड हुआ, दिस वन इज द कैपिटल इंप्लॉयड माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, यू विल गेट व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड। या फिर देखो यहाँ पे वापस सेम चीज रिपीट कर दिया जो हम वर्किंग कैपिटल बोल रहा था ना, नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस करेंट लाइबिलिटीज। ये स्पेसिफिकली तुम लोग का ये आईएससी का सिलेबस से उठा के लिया है, जिसमें हम बीच बीच में सीबीएसई वाला पार्ट भी डाल दिया है कि ये सीबीएसई में एक्स्ट्रा है। तो नेक्स्ट आ जाओ, और नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या लेंगे आई थिंक सबको पता है, तो मेरे को बताना नहीं है ना? ऑल फिक्स एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एक्सेट्रा। अब अपने आ जाओ, इसका फॉर्मूला क्या था डेट इक्विटी का? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, फॉर्मूला याद रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला तुम लोगों से पूछा जा सकता है, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब टोटल एसेट्स में प्रोप्राइटर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। 100 रुपया में प्रोप्राइटर्स का फंड 60 रुपया है, इसका मतलब टोटल एसेट्स में प्रोप्राइटर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 60% है। तो कैसे निकालोगे आप? 60/100 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स इंटू 100, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला, जिसमें टोटल एसेट्स में आप क्या क्या लोगे? ऑल नॉन करेंट एसेट्स प्लस ऑल करेंट एसेट्स। सबको पता है तो इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, अगेन ए टू बी रेशियो, मतलब क्या हो गया? डेट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। डेट पता है क्या लेना है, डेट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, एंड टोटल एसेट्स पता ही है। एक रेशियो है दैट इज नोन एज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो क्या होता है पता है? ये रेशियो ये बताता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को पे कितनी बार कर सकता है, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन पे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस, दैट इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट तुम पे कहां से करोगे? जो भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रहेगा उसी से पे करेंगे। तो बेसिकली नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, दिस इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सपोज कर लो तुम्हारे पास 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उसमें से तुमको 50,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना है, तो तुम ये 50,000 कितनी बार पे कर सकते हो? 4 टाइम्स। ये रेशियो टाइम्स में एक्सप्रेस किया। फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। इसमें स्पेसिफिक कंडीशन डाला गया है जो ध्यान रखना, वैसे ये हमेशा वही होगा। ये कंडीशन है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ओनली। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इंक्लूड्स डिवेंचर्स, बैंक लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा सिर्फ वही इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब ये रेशियो तुम लोगों का, अगर तुम लोग आईएससी बोर्ड में हो तो तुम लोगों का जो रेशियो है सॉल्वेंसी रेशियो में, तुम्हारे पास 4 रेशियो है। डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एंड सीबीएसई बोर्ड में तुम लोगों का 2 रेशियो एक्स्ट्रा है। वन इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो। आई थिंक दिविसा फॉर्मूला तुरंत बोल सकते हैं ना तुम, टोटल एसेट टू डेट डिवाइड बाय डेट। ये देखा जाए तो डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो ही है, पर थोड़ा डिफरेंटली बोल दिया है। आंसर इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करेंगे तो सेम आएगा, लेकिन फिर भी टोटल एसेट टू डेट रेशियो मतलब टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट लिखेंगे, ठीक है। एंड डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो भी दिया हुआ है। तो डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो क्या हो जाएगा? ये आईएससी में नहीं है वैसे, लेकिन आंसर तो दिवांश तुम दे ही सकता है। डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो मतलब डेट बाय कैपिटल इंप्लॉयड, वे डेट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, एंड कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ सम्स करते हैं। फॉर्मुलाज याद हो गया ना सबको? बीच बीच में फॉर्मुला पूछता रहेगा सुजल। चलो नेक्स्ट वन, नहीं अभी नहीं बन रहा है।
तुम बिना मतलब का कुछ भी बोलता रहता है। आज ये मतलब एक्चुअली वहां बैठने नहीं मिला तो क्या हुआ, ये वास्तु शांति का पूजा करा क्या है। अच्छा चलो, सबसे पहले आ जाओ नंबर 1, एक बार ट्राई करो, अपने आप सॉल्व करो। अच्छा आप समझ लो, देखो टोटल डेट्स का मतलब हम क्या बताया था, पहले ये समझ लो। टोटल डेट मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस करंट लाइबिलिटीज, राइट। टोटल डेट ये होता है। तो अगर टोटल डेट आपको पता है 30 लाख है, इसमें से आप क्या हटा दो, करंट लाइबिलिटीज हटा दो, तो तुमको क्या पता चल जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पता चल जाएगा। योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर 15 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 15 लाख का है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, इक्विटी भी तो चाहिए। डेट पता चल गया, इक्विटी कितना है, 22,50,000। अच्छा कौन आंसर दे रही है, तुम, मतलब 22,50,000 तुम बोल रहे हैं ना। हाँ हम ये पूछ रहे कैसे आया, बस ऐसे थोड़ी मार्क्स मिल जाएगा। अरे तो हम थोड़ी बोला ये लोग राइट किए हैं। अच्छा एक बार देखो, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज होता है, ये तो सबको पता है। अगर यहां पे हम तुमको बता देगी टोटल एसेट्स कितना है, बताओ तो। 37,50,000, ठीक है। अब यहां पे हम तुमको बता दिया, देखो यहां पे क्या होता है, कैपिटल, सिंस कंपनी का पार्ट कर रहे हैं तो अपने कैपिटल नहीं लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज, एंड इन दोनों को मिला के बोला जाता है टोटल डेट, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के बोला जाता है टोटल डेट, और टोटल डेट कितना है, 30 लाख। इसका मतलब शेयर होल्डर्स फंड कितना है, 7.5 लाख, राइट। टोटल एसेट्स मतलब टोटल लाइबिलिटीज माइनस टोटल डेट, यू विल गेट शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड मिल गया। अब तुम लोग रेशियो में चले जाओ, तुम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो वेयर डेट्स आर रुपीज 15 lakhs and equity are 7,50,000, ratio is 2:1। अच्छा चलो अब नेक्स्ट आओ, अब इस रेशियो में आते हैं, फोर्थ नंबर। प्रॉब्लम विल मतलब बेसिकली रेशियो इंक्रीज डिक्रीज या नॉट अल्टर होगा वो देख लेते हैं। अच्छा अब एक क्वेश्चन और, डेट इक्विटी रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसमें डेट इक्विटी रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ सकता है। डेट इक्विटी रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म सुजल इज सेइंग 2:1, और कोई कुछ बोल रहा है क्या, डेट इक्विटी रेशियो का भी स्टैंडर्ड फॉर्म 2:1 है। नहीं सबका नहीं, खाली 3 रेशियो का पूछता है, करंट रेशियो का पूछता है, लिक्विड रेशियो का पूछता है, डेट इक्विटी रेशियो का पूछता है। तो अब दो का, एक तो लिक्विड रेशियो का 2:1 एंड करंट रेशियो का 2:1। गुड, वैसे एग्जामिनेशन टाइम में ये सब अप्लाई करना चाहिए। चलो अब इसमें आओ, इस सम को सॉल्व करते हैं पहले। देखो इसमें भी क्या करना है, सेम टाइप ऑफ है, एक दो क्वेश्चन करते हैं इसमें से, उसके बाद छोड़ देंगे इसको। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, पहला डेट इक्विटी इज 1:2, मतलब यू कैन अज्यूम कि डेट 10,000 है और इक्विटी 20,000 है। अब वन बाय वन लेते हैं। नंबर 1 क्या दिया हुआ है, देखो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इन केस ऑफ अगर आप डिवेंचर्स रिडीम करोगे तो डेट और इक्विटी में किसमें इफेक्ट पड़ेगा, डेट कम हो जाएगा। डेट अज्यूम करते हैं 5,000, तो 5,000 न्यूमरेटर में रिड्यूस करेगा ना, नीचे इक्विटी में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो पैसा दे रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं तो तुमको डेट और इक्विटी में कैश नहीं आता है। तो
ये कितना आ जा रहा है? देखो ये रेशियो जो था, पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेना प्रॉपरली। मैंने बोला था ना कि तुम लोग डिनोमिनेटर को वन टर्म में रखना, बट यहाँ डिनोमिनेटर वन के टर्म में नहीं है, तो इसको 1/2 कर दो, मतलब ये रेशियो क्या है? 0.5 है, राइट। तो यहां पे जो रेशियो आ रहा है ये क्या हो जा रहा है? 5/20, ये कितना हो जा रहा है? 0.25। इसका मतलब क्या हुआ? रेशियो विल रिड्यूस, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रेशियो इज इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू करोगे, अगेन वी आर एज्यूमिंग 5,000 रुपया का इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, इक्विटी इंक्रीज करेगा। और इक्विटी इंक्रीज करेगा मतलब क्या होगा? जैसे 10,000 डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा रेशियो में 25,000, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे भी रेशियो विल रिड्यूस। हाँ, 1:2 मतलब 0.5, 1/2। क्या बोल रहे हो? अच्छा नेक्स्ट आओ, हम एक छोटा सा चेंज करता है इसमें, फिर तुम लोग आंसर देना। सपोज कर लो हम यहां पे लिख दे रहे हैं रिडम्शन ऑफ डिवेंचर्स ₹10,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। नाउ बताओ रेशियो में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अच्छा करके बताओ ना, आंसर दो। रिडम्शन ऑफ डिवेंचर 10,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओके चलो नेक्स्ट आओ, एक और छोटा सा पार्ट इसके अंदर करके दो। यहां पे लिखा हुआ मैंने सेल्स ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस। इसमें सपोज कर लो हम अज्यूम कर दे रहे हैं कि 5,000 का गुड्स हमने 6,000 में सेल किया, ठीक है। 5,000 का गुड्स 6,000 में सेल किया गया है। तुमको आंसर देना है सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस, रेशियो विल इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट ऑल्टर। 5,000 का गुड्स 6,000 में बेचा गया है, नॉट ऑल्टर। तब कोई सोच के आंसर दो। सुजल स्मार्टनेस ना 99 दिला देगा, समझ रहा है? ये सोच रहा होगा हम अच्छा बात बोलने वाला है, स्मार्टनेस 99 दिला देगा। स्मार्टनेस 99 दिला देगा मतलब 100 नहीं लाने देगा। भाई तो इसीलिए तो हम बोला, वो सोचा होगा 99 मतलब अच्छा बात है। 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं? 5,000 का गुड्स, बस हो गया। इसीलिए हम बोला ना स्मार्टनेस क्या करेगा, 99 दिला देगा। अब 98 करा देगा। 5,000 का गुड्स 6,000 में बेचा है। अरे हम लिख दिया, हम तो इतना देर तुम सो रहा था क्या? अरे मतलब एग्जाम में सपोज कर ले लिखा हुआ है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर ₹6,000 लिखा हुआ है ये। अब क्या करेगा? तो तुम लोग बोलेगा सर डेट है 10,000 का, इक्विटी है 20,000 का, गुड्स बेचने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? गुड्स बेचने से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट प्रॉफिट या लॉस पे बेचने से इफेक्ट पड़ेगा। प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? तुम्हारा इक्विटी को बढ़ाएगा कि नहीं? इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, एंड रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है कि नहीं? तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा? नीचे डिनोमिनेटर में 1,000 रुपया से बढ़ गया ये, 10,000 बाई 21,000, रेशियो विल रिड्यूस। क्या ना एक नंबर। फिर भी बहुतों का जाएगा ही, एक मतलब एज बेसिस का मतलब ये है कि तुम कैश में बेचा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स को इंपैक्ट पड़ेगा? डेट और इक्विटी से कोई रिलेशन नहीं है उसका, नो इंपैक्ट। इस ये सब डायरेक्ट आंसर दे सकता है।
अच्छा, ये सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एट प्रॉफिट, कुशल को आंसर देने दे। अब चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट रेशियो डिस्कस करते हैं पहले, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सुजल परसेंटेज में एक्सप्रेस करना। 98 96 हो जाएगा, है क्या नहीं? उसको हम तो 100 बनाना चाह रहे हैं। 101 भी जब ज्यादा बोल दिया, स्मार्टनेस आ गया। दिव्यांश टेंशन मत ले, आगे बैठा है। अच्छा चलो चलो ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं जल्दी से। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आई थिंक सबको पता है, नितेश बताओ तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। जीपी रेशियो, जिसमें ध्यान रखना ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए अगर तुम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या फॉर्मूला हो सकता है? सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हटा दो, मतलब आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। एंड कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज, या फिर तुम दूसरा तरीका ले सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है चेंज इन इन्वेंट्री, है ना? तो वहां पे ऊपर लिखा चेंज इन इन्वेंट्री, प्लस परचेजेस माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? वैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली दिया रहेगा रेशियो में, वैसे कैरेज इनवर्ड, वेजेस, जो परचेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं वो आते हैं। और नेट परचेजेस बस थोड़ा सा समझ लो, नेट परचेजेस मतलब होता है ग्रॉस परचेजेस माइनस रिटर्न्स, ग्रॉस परचेजेस माइनस रिटर्न्स इक्वल टू नेट परचेजेस। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इंटू 100, वेयर ध्यान रखना आईएससी बोर्ड के लिए और डब्ल्यूबी बोर्ड के लिए नेट प्रॉफिट शुड बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है? बट सीबीएसई बोर्ड में ये तुम लोगों से बिफोर टैक्स में भी पूछता है, ठीक है? तो बिफोर टैक्स इसलिए हम लिख दिया अलग से, फॉर सीबीएसई कंसीडर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आल्सो। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम्स ऐड करोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करोगे, माइनस पीएफटी करोगे। जैसे पीएफटी माइनस करेगा यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और पीएफटी माइनस नहीं करेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर हम तुमको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देते हैं और नीचे टैक्स दे देते हैं, तुमको उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है, ऐड कर दो टैक्स को, राइट? तो ये ध्यान रखना, सीबीएसई बोर्ड में तुमसे अगर नेट प्रॉफिट रेशियो पूछता है, तुमको बिफोर टैक्स भी कैलकुलेट करके देना है, अनलेस वो स्पेसिफिकली ना पूछ ले, और आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट करके देना है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। जो भी प्रॉफिट रेशियो वही है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100, ठीक है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता कैसे है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को हम, नेट प्रॉफिट तो मतलब वो प्रॉफिट जिसमें सब इनकम्स इंक्लूडेड है, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो या चाहे ऑपरेटिंग हो। तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो हमारे नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स इंक्लूडेड रहती है, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस चार्ज किए हुए रहते हैं, तो हमें उसको रिमूव करना है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या है? नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, करना क्या होगा? एक्सक्लूड करना होगा। एक्सक्लूड मतलब माइनस करना होगा। और नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस क्या किए हुए रहते हैं? चार्ज किए हुए रहते हैं, मतलब माइनस किए हुए रहते हैं। क्या करना होगा? ऐड करना होगा, उल्टा इफेक्ट डालना है। तो देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है वैसा ही। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये सब फॉर्मूलाज याद रखना। नेट, बोलो। वही है, पूरा वही है। वहां थोड़ा डिटेल में बताया था, यहाँ पे अब इतना डिटेल में बताने का टाइम नहीं है, तो डायरेक्टली फॉर्मूलाज है, जिसको आता होगा वो समझ ही जाएगा, जिसको नहीं आता लर्न कर लो। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए अपना फॉर्मूला होगा, पैट लेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे, उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस करेंगे, या फिर तुम ये कर सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देना, ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड कर देना। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो सकता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या हो सकता है, ऑपरेटिंग इनकम्स क्या हो सकती है, वो देख लेते हैं। तो देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट जो भी होगा नॉन ऑपरेटिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स
हाँ कैश फ्लो वाला पार्ट। बट हाँ एक चीज ध्यान रखना, स्पेसिफिकली फॉर द सीबीएस ये आईएससी बोर्ड के अकॉर्डिंगली अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजेबल एसेट्स आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ जो है उसको भी तुम लोग क्या मान लोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ओनली फॉर आईएससी बोर्ड्स और किसी के लिए नहीं। अब अपने आ जाओ राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। हाँ बोल। वो कैश फ्लो में ऐड करता है, नॉन कैश है इसलिए ऐड करता है, नॉन ऑपरेटिंग है इसलिए ऐड नहीं करता। ठीक है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है इसलिए ऐड करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग है इसलिए ऐड नहीं करते। तुम लोग तो नॉर्मली जैसे ये गुडविल रिटर्न ऑफ इज नॉन ऑपरेटिंग नहीं होता है। ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग पार्ट ही होता है। बट तुम्हारा सिलेबस, तुम्हारा मतलब सिर्फ आईएससी, अभी डब्ल्यूबी या सीबीएसई बोर्ड अपना कान बंद करके रखो। ठीक है, खाली आईएससी वाले बच्चे सुनो कि ये जो पोर्शन है ना ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मीनिंग डिफरेंट निकलता है, लेकिन इसका मीनिंग वो डिफरेंट भी नहीं लिया जा रहा है, ये लोग उसी टर्म में ले रहे हैं। मीनिंग डिफरेंट ये निकलता है कि जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं ना, दैट आर आल्सो नोन एज द इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, बट यहाँ पे अलग से लिखा हुआ राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, इसलिए वो इसका मतलब यही है कि गुडविल जो होता है या पेटेंट्स हुए या कॉपीराइट्स हुआ वो राइट ऑफ हो रहा है, तो वो राइट ऑफ हो रहा है तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग है मतलब तुम क्या करना, एड बैक कर देना, ओनली आईएससी स्टूडेंट। एंड राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, तुम सपोज कर लो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ कर रखा है, डिस्काउंट ऑन इशू राइट ऑफ किया हुआ है, जैसे कैश फ्लो में एडबैक करते थे ना, यहाँ पे भी एडबैक कर देना। फॉलो दिस फॉर्मूला। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, दीज आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम का भी नाम लिख लो एक दो तो बेटर रहेगा। ऑपरेटिंग इनकम का नाम कौन बता रहे, एक दो। इंटरेस्ट, गेन और सेल जो होता है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ गुडविल तो एक्सपेंसेस ही नहीं होगा, वो तो फिक्स एसेट्स हो जाएगा, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंस। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग इनकम है, कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना, ये सब ऑपरेटिंग इनकम्स है। तो नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अपना क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 80% होगा। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या है निकालने का, फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ऑपरेटिंग रेशियो की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स डिवाइडेड बाय आरएफओ। यहां पे जैसे तुम लोगों को देखो यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया, ऑपरेटिंग इनकम्स में कमीशन रिसीव्ड आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आएगा। ये तुम लोग को गुडविल करवाते समय बताया था, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा देख लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट, आईएससी बोर्ड के लिए लिखा हुआ है, अदरवाइज अदर्स के लिए अमोर्टाइजेशन भी आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑल आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग नहीं है, मतलब इंटेंजिबल एसेट जो राइट ऑफ होता है ना वो नॉन ऑपरेटिंग है। अब वो तो तुम्हारा आईएससी का सिलेबस से जाके पूछ, काउंसिल से पूछना। अरे मतलब तुम लोगों को अगर गुडविल रिटर्न ऑफ दिया हुआ है ना तो वो नॉन ऑपरेटिंग है, फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन है तो ऑपरेटिंग है, बट ये और कोई नहीं सुन रहा है ना, खाली आईएससी वाले बच्चे सुन रहे हैं। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाओ, ईपीएस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। ये तो सीबीएसई में है ना कि नहीं है, अच्छा बीएसटी के लिए पढ़ लो काम आ जाएगा। ईपीएस क्या होगा, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर मतलब इक्विटी अर्निंग्स डिवाइडेड बाय, इक्विटी अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी अर्निंग्स क्या होता है, पैट में से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप क्या करोगे, लेस कर दोगे प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो जो अमाउंट मिलता है उसको अपने बोलते हैं इक्विटी अर्निंग्स, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो पैट ही इक्विटी अर्निंग है।
divided by number of equity shares, you will get EPS, earning per share. और EPS always रुपी टर्म में रहता है, ध्यान रखना, ना टाइम्स में रहता है, ना परसेंटेज में रहता है, ना रेशियो में रहता है, प्योर फॉर्म में रहता है, ये रुपीज में रहेगा, ध्यान रखना। ये EPS है, अर्निंग पर शेयर, रुपी टर्म में रहेगा। प्राइस अर्निंग रेशियो, ये इटसेल्फ में रेशियो अपने आप को बताता है, प्राइस बाय अर्निंग। प्राइस रेफर्स टू मार्केट प्राइस, दैट इज MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। एंड नेक्स्ट रेशियो इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रेशियो तो पहले वैसे CBSE में है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हो जाएगा तुम्हारा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो तुम लोग शायद नाम पहले सुना है, EBIT बोलता था हम, EBIT कुछ नाम याद है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, दैट इज ROI। इसमें 2-3 पॉइंट ध्यान रखना। पहला, ROI निकालते समय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वन इज RFO निकालते समय अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कर रहे हो, ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कर रहे हो तो इन सच अ केस सेल्स में सेल ऑफ स्क्रैप भी ऐड कर देना, सेल्स में सेल्स ऑफ स्क्रैप भी ऐड कर देना। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का करो तो हम बताएगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का, और सेल ऑफ स्क्रैप देगा अलग से, तो RFO इंक्लूड सेल्स ऑफ स्क्रैप ऑल्सो। जो तुम लोगों को ना कंपनीज फाइनल अकाउंट कराते समय भी बता रहा था, देखो सेल्स जो निकालते हैं उसमें सेल ऑफ स्क्रैप ऐड किया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए इन इनकम को ऑपरेटिंग मानना है, नॉन ऑपरेटिंग मानना है, ये तुम लोग का सिलेबस में दिया हुआ है, ध्यान रखना। वैसे ये तुम लोगों को पता है कि किसको ऑपरेटिंग मानना है, किसको नॉन ऑपरेटिंग। अब नेक्स्ट आ जाओ, कुछ रेशियो करते हैं इसमें से। जैसे थर्ड नंबर 3, चलो तो तुम लोग अपने आप करो, एकदम एग्जैक्टली फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। यस, RFO लेते समय ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, मतलब नेट RFO तुम्हारा हो जाएगा 4 लाख। तो खाली सेल्स का मतलब होता है नेट सेल्स से, तो गलत हो जाएगा। अगर नेट सेल्स से तो माइनस करोगे तो गलत ही होगा। हाँ, सेल्स मतलब नेट सेल्स होता है, खाली सेल्स देने का मतलब नेट सेल्स। हाँ, तो वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, कंफ्यूज होने का नहीं। तो दूसरा एक स्टेप फॉलो कर देंगे। देखो यहाँ पे हम लोगों को ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेते हैं पहले। ऑपरेटिंग रेशियो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज योर ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट RFO इज 4 लाख। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये कितना आ जा रहा है कुशल? 87.5%। ये हम लोगों का ऑपरेटिंग रेशियो आया है। तो बेसिकली ध्यान रखना, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तुम एज फॉर्मूला बेसिस नहीं निकाल पाओगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली। तो तुम क्या करोगे, अगर ऑपरेटिंग रेशियो 87.5% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? 100 माइनस 87.5 कितना हो जा रहा है? 12.5। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 100 माइनस 87.5%। कैसे निकालोगे बताओ? अच्छा हाँ, निकल सकता है, हाँ हाँ निकल सकता है, हाँ हाँ, नहीं नहीं निकल सकता है। अरे सेल्स में से तुम माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, निकल जाएगा। तो आदित्य को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक अप्लाई करना था, इसलिए अप्लाई कर दिया। हाँ, हम भी कहाँ ध्यान दिया, नहीं दे पाए। भी तो तुम बोला, बस हम अप्लाई कर दिया। नेट सेल्स क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, 22.5 थोड़ी आ रहा है, 12.5 आ रहा है, 12.5 आएगा। नंबर 4 में हम लोगों से पूछा जा रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पहले तो फॉर्मूला में चले जाओ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का अपना फॉर्मूला क्या होता है? EBIT,
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, यही होता है। ये रेशियो ऑलवेज टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो अगर हम लोग यहां पे जाएं तो मेरे को नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 6 लाख रुपया। इनकम टैक्स रेट 50% है। पहले एक काम करते हैं ना, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इजीली निकल आएगा। इंटरेस्ट कितना होगा? 15% ऑफ 5 लाख एंड 12% ऑफ 5 लाख, यही होगा ना। तो 15% ऑफ 5 लाख कितना आ रहा है? साढ़े नहीं 75,000 ना। एंड इसके साथ साथ अपने इधर आ जाए 5 लाख का 12% 60,000। मतलब हमें इंटरेस्ट तो पता ही है 75,000 प्लस 60,000 ना, 135। ठीक है, अब बात करते हैं ईबीआईटी की। तो ईबीआईटी निकालने के लिए देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन से एक बार थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आप पहले इंटरेस्ट माइनस करते हो, तो इसको बोला जाता है पीबीटी। इसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, तो ये जो वैल्यू आती है इसको क्या बोलते हैं? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मेरे को ये वैल्यू पता, ये बेसिकली इस वैल्यू को बोला जाता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें से टैक्स माइनस करेंगे यू विल गेट पैट, राइट। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो ये वाली वैल्यू चाहिए ईबीआईटी। तो ईबीआईटी निकालने के लिए पहले तुमको किस में जाना पड़ेगा? तुमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तुमको क्या करना है यहाँ पे, ईबीआईटी अगर निकालना है तो फॉर्मूलाज बेसिस पे चले जाओ ना। हम लोग को पैट पता है, तो हम लोग क्या लिखे कि ये ईबीआईटी में कन्वर्ट हो जाए? हम लोग ये लिख सकते हैं पैट प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू ईबीआईटी। इसी ऊपर वाले फॉर्मूला को तो हम चेंज कर रहे हैं, इसी को तो लिख रहे हैं, दिस वन, यही तो लिखा जा रहा है ना। ठीक है, तो अब देखो ये हम इसको अगेन ब्रैकेट में क्यों लिखा है पता है? क्योंकि पैट प्लस टैक्स जो होता है वो पीबीटी होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो तुम लोगों को सम्स में क्या दिया हुआ है? तुम लोगों को दिया हुआ है पैट, दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख रुपया, जिसमें इनकम टैक्स रेट 50% है। सोचो एक बार, देखो तुम लोग का इससे बेसिक मैथमेटिक्स मेरे को पता चलेगा। तो पैट कितना है बताओ? तो तुम लोग को पैट दिया हुआ है 6 लाख, तो पीबीटी कितना है? 6 लाख। तो इसीलिए एक बार और है, शायद इन लोग दो बच्चा लोग का राइट है, मुदित का और राहुल का, शायद। यहाँ पे देखो अगर हम तुमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स देता है 10 लाख, ठीक है, इस 10 लाख में हम बोल रहे हैं टैक्स रेट है 50%, तो तुम क्या करोगे? इसमें टैक्स माइनस करोगे। कितना टैक्स माइनस करेंगे? 5 लाख। तो ये जो आएगा ये क्या होगा? 5 लाख, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को क्या ये लिख सकता है कि ये 50% ऑफ पीबीटी है? लिख सकते हैं। देख लो 50% ही है, क्योंकि 50% माइनस करके 50% ही बचेगा। तो यहां पे यही कंसेप्ट तुमको अप्लाई करना है। अब देखो अप्लाई करते हैं अपने। मेरे को पता है पैट कितना दिया हुआ, पैट 6 लाख, एंड टैक्स रेट कितना है? एक बार टैक्स रेट हम अज्यूम करता है 60%, समझाने के लिए। 50% तो बहुत इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब टैक्स पैट जो पीबीटी था उसमें से कितना हेयर कट होने के बाद बैलेंस बचेगा? 60% हेयर कट हो जाएगा, बैलेंस कितना बचेगा? 40%। 100 रुपया में से 60% चला जाएगा तो 40% ही बचेगा ना। हम इसको हेयर कट इसलिए बोला, इसको हेयर कट करवाना है सामने वाले बच्चे को। तो बेसिकली क्या होगा कि 100 रुपया में से 60% हेयर कट होने के बाद 40% बचेगा ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 60% अगर टैक्स रेट हो तो पैट को हम बोल सकता है 40% ऑफ पीबीटी इक्वल टू पैट बोला जा सकता है। 100 रुपया पीबीटी था, 60 रुपया टैक्स चला गया, तो बचा कितना? 40 रुपया। तो इसका मतलब अगर 60% टैक्स रेट हो तो रिमेनिंग पोर्शन जो बचेगा तुम्हारे पास कितना बचेगा? 40%। यानी आई कैन से 40% ऑफ पीबीटी इज इक्वल टू पैट। अगर टैक्स रेट 60% हो तो, अगर टैक्स रेट 70% हो तो 30% ऑफ पीबीटी इक्वल टू पैट। यहाँ पे टैक्स रेट 50% है, तो इसका मतलब आई कैन से 50% ऑफ पीबीटी
equal to 6 lakhs. Therefore, PBT will be 6 lakhs divided by 50%. कितना आ गया? 12 लाख. यहाँ पे बहुत जन गलती किया था. अब तुमको पीबीटी पता चल गया ना, अब ऊपर वाले फॉर्मूला में चला जाओ ना. देखो अपने क्या लिखते, पीबीटी प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी. यही तो था. तो अब पीबीटी प्लस इंटरेस्ट, पीबीटी प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट. तो मेरे को पता है 12 लाख रुपया पीबीटी है प्लस इंटरेस्ट है 1,35,000 डिवाइडेड बाय 1,35,000. अप्लाई करो, कितना आ रहा है? ये टाइम्स में आएगा 9.88 टाइम्स. तो ये ध्यान रखना, ये सब गलती मत करना. नंबर 5 सॉल्व कर दो. ईपीएस निकालना है. कर रहे, रुको. देखो अपने जो सम्स कर रहे थे उसमें हम लोगों को ईपीएस निकालना है. एंड ईपीएस का फॉर्मूला होता है इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो यहां पे आ जाओ. देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो इजीली पता चल जाएगा. इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया इच का है, टोटल 5 लाख है. तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो कितने नंबर्स होंगे? 50,000. क्लियर है ये चीज? 50,000. अब अपने बात करेंगे, मेरे को पैट दिया हुआ है 2.5 लाख रुपया का. तो हम लोग को इक्विटी अर्निंग्स चाहिए. इक्विटी अर्निंग्स कैसे निकालते हैं? पैट दैट इज 2,50,000 लेस इसमें से अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो उसको लेस कर देना. प्रेफरेंस डिविडेंड, नॉट प्रेफरेंस है कैपिटल. तो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 लाख के कैपिटल पे 10% डिविडेंड देंगे, मतलब 50,000. तो इसका मतलब इक्विटी अर्निंग्स कितना आ गया? 2 lakhs. तो दिस 2 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट इज 50,000, यू विल गेट ₹4. देखो आरओआई का फॉर्मूला अगर आपने लिखे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. तो अब हम लोगों को क्या चाहिए? यहाँ पे ईबीआईटी चाहिए, जो अभी अभी तुम लोग थोड़ा देर पहले निकालना सीख रहा था, और दूसरा हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए. तो अपने यहाँ पे आते हैं सम्स में. मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, उसमें क्या क्या लेंगे याद है? कैपिटल लेंगे सबसे पहले. कैपिटल क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. 2 कैपिटल लेंगे. उसके साथ साथ क्या लेना होगा? उसके साथ साथ रिजर्व्स एंड सरप्लस लेना होगा, मतलब जनरल रिजर्व लेंगे. और क्या लेंगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू माइनस करेंगे क्योंकि लॉस है. ठीक है. उसके बाद और क्या लेना है? देखो अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ रहता, ध्यान देना इस चीज में, बच्चे लोग गलती कर सकते हैं. अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया रहता तो हम उस समय, अगर पीएल अलग से भी दिया हुआ रहता तो नहीं लेते, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स, मतलब उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होगा, लॉस भी सेट ऑफ किया हुआ होगा. रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया रहे तो कभी भी इंडिविजुअल आइटम्स को सेपरेटली मत लेना. लेकिन यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे तुमको जनरल रिजर्व भी लेना पड़ेगा एंड पीएल भी लेना पड़ेगा. ठीक है. पीएल दिया हुआ है, देख नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट से तो पीएल आ जाएगा ना. तो यहाँ पे ध्यान दो, इस चीज पे ध्यान देना. हम एक बार यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल बता दे रहे हैं. हमारे पास शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल है एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. कितना कितना अमाउंट है? इक्विटी शेयर कैपिटल है 16 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख. टोटल में कैपिटल 20 लैक्स है. अब हम बात करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस की. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर डायरेक्ट दिया रहता तो हम जनरल रिजर्व, पीएल, डिस्काउंट नहीं देखते. दिया भी रहता तो इग्नोर कर देते. बट यहां पे मेरे को ऐसा नहीं दिया हुआ है. जनरल रिजर्व इंडिविजुअल आइटम्स दिए हुए हैं, तो हम पहले ले लिया जनरल रिजर्व, दैट इज 7,56,000. फिर हम ले लिया डिस्काउंट ऑन इश्यू, नेगेटिव आइटम है. डिस्काउंट ऑन इश्यू 20,000. इसके बाद तुम देखो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर इनकम टैक्स ₹3,20,000. इनकम टैक्स कुछ दिया हुआ है क्या? दिया हुआ तो माइनस कर देता, क्योंकि पैट लिया जाता है. ठीक है. बट दिया हुआ नहीं है. प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ दिया हुआ है तो माइनस कर दो. प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया हुआ है क्योंकि प्रेफरेंस है कैपिटल लिखा हुआ है सिर्फ. तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को भी ले लेंगे,
नेट प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही मान ले रहे हैं 3,20,000। और अगर ध्यान रखना लेना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है और वो भी दैट टू आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है। बट यहां पे सिंस हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही गिवन है और टैक्स रेट दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है क्या कहीं? अज्यूम कर ले क्या? छोड़ देता है, नहीं तो अज्यूम कर सकते हो तुम लोग 50% 40%, बट एग्जाम में अज्यूम मत करना तुम लोग, ठीक है? दिया रहे तो कंसीडर करना, नहीं तो इग्नोर करना, जैसे यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। बट ध्यान रखना जो लेते हैं वो पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड लेते हैं। तो मेरे पास ये रिजर्व एंड सरप्लस कितने का आ गया? 10,56,000। तो अगर हम ये 10,56,000 के साथ ऐड कर दे तो दिस इज योर शेयर होल्डर्स फंड, राइट ना? यही तो है शेयर होल्डर्स फंड। आप शेयर होल्डर्स फंड में अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऐड कर दो तो वो क्या हो जाता है? कैपिटल इंप्लॉयड। तो इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखो क्या क्या है, उसको ऐड कर दो। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में मेरे पास क्या है? सिर्फ एंड सिर्फ 10% डिवेंचर्स है, दैट इज 16 लैक्स डिवेंचर्स 16 लाख। और जैसे इसको ऐड करेंगे विल गेट कैपिटल इंप्लॉयड 46,56,000 कैपिटल इंप्लॉयड मिल गया। अब मेरे को एक्स्ट्रा क्या चाहिए? फॉर्मूला में देखो EBIT रेफरेंस माइनस, तो अपने जो बैलेंस शीट में लेके जाएंगे वो कौन सा वैल्यू लेके जाएंगे? जो अल्टीमेट पार्ट होगा सरप्लस लेके जाएंगे। तो सरप्लस तो प्रेफरेंस डिविडेंड का तो माइनस करने के बाद ही लेके जाएंगे ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड माइनस करने के लिए एक बाद लेके जाएंगे। अब अपने आ जाओ इसके बाद लेकिन अगर तुमको रिजर्व से सरप्लस दिया रहता ना, कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट रिजर्व से सरप्लस लेते। अगर अलग से नीचे नेट प्रॉफिट भी दिया रहता, जनरल रिजर्व भी दिया रहता तो नहीं लेना था, इस चीज पे स्ट्रेस देना। अब क्वेश्चन ये आता है EBIT कैसे निकालेंगे? EBIT अगर तुम निकालोगे तो देखो तुम लोगों को इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दिया हुआ बट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, मतलब PBT दिया हुआ है। तुम्हारे पास PBT अवेलेबल है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब आफ्टर इंटरेस्ट ही होता है। प्रेफरेंस का वैल्यू कहाँ है? नहीं है, तो माइनस कहाँ किया हम? अरे हम तुम लोगों को फॉर्मूला बताया, हम तो टैक्स भी कहाँ माइनस किया है? टैक्स रेट ही नहीं है तो कहां से माइनस करेंगे? हम बोला यहाँ पे जो आएगा ना वो अमाउंट पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, हम ये बता रहे हैं। देख लिखा तो हम 3,20,000 ही है जो दिया हुआ है, ये तो बिफोर टैक्स ही है, ठीक है? और प्रेफरेंस डिविडेंड इसलिए माइनस नहीं कर सकेंगे क्योंकि प्रेफरेंस है कैपिटल दिया हुआ जरूर है बट उसका डिविडेंड रेट नहीं दिया हुआ है। तुम अपने मन से कहां से ले ले? ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हमको जो वैल्यू दिया हुआ उसी को लेना पड़ा, ठीक है? प्रेफरेंस है कैपिटल है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी होगा, लेकिन यहाँ पे रेट कहां दिख रहा है तुमको? तो नहीं ले सकते हैं। अब अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट क्या करना है? EBIT निकालना है। तो EBIT निकालने के लिए आप क्या करोगे? तुमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दिया हुआ ही है, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो, तुमको क्या मिल जाएगा? 3,20,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट मेरे पास लोन है 16 लाख का जिसके ऊपर डिवेंचर है 16 लाख का जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट, मतलब 1,60,000 का इंटरेस्ट। तो ये टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 4,80,000। बस इसको अप्लाई कर दो। EBIT is 4,80,000 divided by capital employed is 46,56,000 into 100। देखो कितना आ रहा है? 10.36। टर्नओवर रेशियोज को एक्टिविटी रेशियोज भी बोल सकते हैं, टर्नओवर रेशियोज भी बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस रेशियोज भी बोल सकते हैं। इन रेशियोज को ऑलवेज आप रेट्स में एक्सप्रेस करते हो, मतलब टाइम्स में एक्सप्रेस करते हो, 8 टाइम्स 6 टाइम्स 9 टाइम्स 11 टाइम्स एक्सेट्रा। क्या क्या रेशियोज तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का अपना फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट RFO डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एंड व्हाट अबाउट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब हो जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। एवरेज आ गया। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो आई थिंक सबको पता है, डेटस एंड PR। यहां पे जब डेटस लोगे तो वो डेटस कौन सा डेटस होना चाहिए? लेस PBDD या विदाउट लेस PBDD?
विदाउट लेस पीबीडीडी, पीबीडीडी लेस मत करना, ठीक है। एंड क्रेडिट आरएफओ का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपको टोटल आरएफओ दिया हो, सिर्फ आरएफओ दिया हो, तो उसमें से कैश आरएफओ माइनस कर देना, यू विल गेट द क्रेडिट आरएफओ। अगर सिर्फ दिया हुआ आरएफओ तो उसको तो फिर क्रेडिट आरएफओ ही मानना पड़ेगा तुमको। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, जिसमें एवरेज मतलब ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2, एंड ट्रेड पेबल्स इंक्लूड्स दो पार्ट, एक क्रेडिटर्स दूसरा बिल्स पेबल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, देखो बेसिकली ध्यान रखना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर में क्या रहता है, क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय आस्क आइटम, आस्क आइटम इज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल रेशियो में पेएबल मतलब परचेज से रिलेट करेगा और मतलब क्रेडिटर से रिलेट करेगा, तो क्रेडिट परचेजेस, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स, ठीक है। एंड तीसरा एक टर्नओवर, ये बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री से रिलेटेड पूछा है ना, तो बेसिकली क्या होगा, इन्वेंट्री ऑलवेज अपने वैल्यू किस पे करते हैं, कॉस्ट पे, तो फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ये तीन स्पेसिफिक है, इसके अलावा जो भी रेशियो पूछे उसमें ऑलवेज न्यूमरेटर में सेल्स रहेगा, डिनोमिनेटर में आस्क आइटम रहेगा। सपोज कॉलम पूछता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। अगर हम तुमसे पूछे फिक्स एसेट्स टर्नओवर, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, सेल्स बाय फिक्स एसेट्स। अगर हम तुमसे पूछे कैपिटल टर्नओवर, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और लक्ष्य थोड़ा सा सीधा बैठो, ठीक है, उठो वहां से, आगे आगे बैठ जाओ। चलो नेक्स्ट आओ, यहाँ पे ये सब रेशियोज याद रखना, जिसमें हम लोगों को, अगर हम लोग बात करें, ये सारा रेशियोज तो हो गया। अगर अपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लेते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना होगा, तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ हम लोग थोड़ी देर पहले भी समझे थे, वैसे फिर समझ सकता है। अपने क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ आरएफओ मतलब क्या हो जाएगा, आरएफओ में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ आरएफओ। या फिर तुम क्या कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट ऑफ आरएफओ या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ध्यान रखना, ये मत कर देना कि ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है तो उसको जीरो अज्यूम कर ले। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज नॉट अवेलेबल तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ही एवरेज इन्वेंट्री हो जाता है। इफ कैसे करेंगे, ओपनिंग है ही नहीं तुम्हारे पास, इंफॉर्मेशन में ही नहीं है, तो इन सच है कि उसको जीरो मत करना, जीरो प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 मत कर देना, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स में भी यही ध्यान रखना, अगर ओपनिंग अवेलेबल नहीं है तो उसको जीरो मत मान लेना, इग्नोर, क्लोजिंग इज द एवरेज। एंड सीबीएसई के लिए ध्यान रखना, दो एक्स्ट्रा रेशियो है यहाँ पे, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो सुमन क्या होगा, सेल्स बाय फिक्स एसेट्स। और नेट एसेट टर्नओवर दिविसा क्या होगा, अभी थोड़ा देर पहले बताया था, टर्नओवर रेशियो में ऑलवेज न्यूमरेटर में सेल्स रहेगा, डिनोमिनेटर में आस्क आइटम रहेगा, तो यहाँ पे सेल्स डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आओ, इससे रिलेटेड सम्स में आते हैं। इससे रिलेटेड सम्स तुम लोग का ईयर प्रॉब्लम्स का ही सम लेता है, इसमें से नहीं ले रहे हैं। और देखो इसमें स्पेसिफिकली थ्योरीज दिया हुआ है, जैसे आईएससी का थ्योरी फ्रॉम 2005 से टिल अभी तक कितना क्वेश्चंस पूछा गया है, थ्योरेटिकली सारा डाला हुआ है। 2005 से विथ आंसर्स डाला हुआ है कि क्या क्या पूछा गया है टिल अभी तक का। अभी तक का मतलब एक्स्ट्रा जो पोर्शंस था वो तुम लोगों को ये स्कैंड कॉपी डाल दिया है। रेशियोज भी दिया हुआ है, जैसे सपोज करो एक काम करो ना, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्यूशन तुम लोग देख लेगा लेकिन, है ना, तो देखो इसको सॉल्व करो एक बार, सॉल्यूशन दिया हुआ है तो क्या हुआ। अभी आपका रेशियो 0.8:1 है। आपके करंट एसेट जो है कितने के हैं, 2 लाख के हैं। करंट एसेट्स तुम्हारा 2 लाख का है और करंट लाइबिलिटीज कितने की है, 2.5 लाख। पूरा रिवाइज रेशियो क्या होगा इसके चलते, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ा, फॉर्मूला है करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी, मतलब डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों इंक्रीज हो रहा है, मतलब करंट एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है, करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। कितने अमाउंट से, 30,000 तो अल्टीमेटली इसमें रेशियो में क्या इंपैक्ट पड़ेगा,
देखो नया रेशियो क्या हो जाएगा, बस इतना ही तो बताना है। तो नया रेशियो क्या आ रहा है 0.82:1, तो देख लो ऐसा कुछ आंसर होगा। डी इज द राइट ऑप्शन। अब एक तो ये सेम टाइप पूछ लिया जो तुम लोग कर चुका ऑलरेडी। अब जैसे ये वाला भी कर दो। इसमें क्या पूछा है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होगा, रफली सॉल्व करो, भले सॉल्व करो। देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होगा, तो यहां पे अपने फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, यही फॉर्मूला है जिसमें मेरे को क्रेडिट आरएफओ नहीं दिया हुआ है। तो क्रेडिट आरएफओ कोई निकाला है क्या, एनीवन जो क्रेडिट आरएफओ निकाल लिया है? 2,50,000, 2 लाख आ रहा है, कैसे कैलकुलेट किया? तो ये माइनस करने का लॉजिक, चलो अकाउंट्स को थोड़ा सा अकाउंटिंग तरीके से कर लेते हैं। डेटस अकाउंट बनाना तो सबको आता है, तुम लोग को बेसिक्स में किया हुआ तो होगा, याद आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, डेटस का ओपनिंग बैलेंस है 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? अच्छा कुशल, डेटस से कैश मिलता है तो जर्नल एंट्री के पास, दिविशा राइट बोला है ये? हाँ सर, नहीं राइट नहीं बोला है, रॉन्ग बोला है, तुम करेक्ट एंट्री बताओ। यू आर रिसीविंग कैश फ्रॉम डेटस, क्या एंट्री होगा? डेटस टू कैश, ये बोल रहा है कैश टू डेटस। तो जब भी कैश मिलता है, कितनी बार मेरा बोला हुआ है, कैश तुम्हारे पास आएगा तो कैश और बैंक डेबिट ही होगा। हाँ तो तुम राइट है, वो तो हम कंफ्यूज करके पूछा तो वो देखो गलत भी बोल दी। और कैश आएगा तो कैश डेबिट ही होगा, तो एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटस अकाउंट। तो यहां पे आप एंट्री कर दोगे बाय कैश, या ये कितना अमाउंट है ये 2,20,000। या देखो दूसरा तरीका, डेटस का डेबिट बैलेंस होता है ना, दिस इज इंक्रीजिंग साइड, दिस इज डिक्रीजिंग साइड। डेटा से कैश मिला तो डेटस कम होगा, माइनस साइड में दिखाओ। वर्किंग में करोगे ये, तुम जरूरी नहीं है भाई कैश लिखो, भाई कैश कलेक्शन लिख के छोड़ दो। बैड डेट हुआ तो डेटस कम होगा भाई बैड डेट, डिस्काउंट मिला तो डेटस कम होगा बाई डिस्काउंट अलाउड, तो ये सब भी तो डाल ही सकता है। अब मेरे को क्या दिखा, डेबिट साइड में शॉर्टफॉल है, विच रिप्रेजेंट्स डेटर इंक्रीज का। हमारा कोई भी पर्सन डेटर्स बनेगा कैसे, जब उसको गुड्स क्रेडिट में बेचेंगे, तो इसका मतलब तुमको आंसर मिल गया ना कि क्रेडिट सेल्स कितने का है। कितना अमाउंट है 2 लाख, बैलेंसिंग फिगर। अब यहां पे पुट कर दो क्रेडिट आरएफओ इज 2 lakhs डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो यहां से निकल सकता है ओपनिंग 50,000 प्लस परचेज क्लोजिंग, मतलब 50 + 30 80,000 डिवाइडेड बाई 2 40,000, दैट इज 5 टाइम्स ना। कर लिया, समझ में आया?